Hello everyone, my name is Sharandeep. Welcome to your very own YouTube channel Change Makers Institute. तो आज हम जो सीरीज शुरू करने वाले हैं उसमें हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। चाहे कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री के एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, हमारे राइट्स के बारे में पता होने चाहिए, हमारी ड्यूटीज के बारे में पता होने चाहिए। हम अगर हमारे राइट्स वायलेट होते हैं तो क्या प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमारे जो कंट्री है उसकी पॉलिटी कैसी है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो इलेक्शंस होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे गवर्नर्स, ये सब कैसे इलेक्ट होते हैं, हमारे एमपीज, एमएलए, तो वो सब हम धीरे धीरे जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले हमारे खूबसूरत से डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, यहाँ पे लैंड से क्या मतलब है? लैंड का मतलब है हमारी कंट्री इंडिया, हमारी टेरिटरी, थ्रू आउट आर टेरिटरी। और सुप्रीम लॉ का मतलब क्या है? सुप्रीम का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर, यानी कि इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं सुप्रीम। इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में जितने भी लॉज हैं उन सब में से सबसे सुप्रीम लॉ कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन है। बाकी जो भी लॉज होंगे, ठीक है, वो सभी क्या है? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे? कंफर्म करेंगे, ना कि उसके साथ कंफ्लिक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सुप्रीम लॉ। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि और कौन से लॉ होते हैं? हमारी कंट्री में बहुत सारे लॉज होते हैं। ठीक है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज दैट आर इनेक्टेड इन आवर कंट्री। ठीक है, तो जैसे कि तो पहला तो हमने अभी देखा ही कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, दैट इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। आफ्टर दैट वी हैव स्टैट्यूटरी लॉज। ये वर्ड, शायद ये टर्म आपने सुनी भी होगी और नहीं भी सुनी होगी, तो आज सुन लीजिए। स्टैट्यूटरी लॉज कौन से होते हैं? जिनको हमारा जो हायर लेजिस्लेचर जैसे कि पार्लियामेंट है वो पास करती है। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट द्वारा पास किए जाते हैं लॉज, उनको स्टैट्यूटरी लॉज बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आईपीसी, सीआरपीसी, हालांकि इनके नेम चेंज कर दिए गए हैं। जैसे कि आईपीसी का नेम क्या रख दिया गया है? भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, सीआरपीसी का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो जो लॉज क्या है, हमारे जो पार्लियामेंट बनाती है उनको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लॉज। आफ्टर दैट वी हैव सम ऑफ आवर लॉज आर टेम्परेरी लॉज। टेम्परेरी लॉज, टेम्परेरी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? कि वो ज्यादा लंबे टेन्योर के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं कि आपको शायद पता हो कि जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, वो एक साल में 3 बार मिलती है। ठीक है, उस मीटिंग को हम क्या बोलते हैं? सेशन बोलते हैं। तो पार्लियामेंट के जनरली 3 सेशंस होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, उस टाइम पे हमें कोई लॉ पास करना है। ठीक है, कोई इमरजेंसी आ जाती है या फिर कोई लॉ जरूरी पास करना है। ठीक है, तो वो जो पावर है वो किसको दी गई है? प्रेसिडेंट को दी गई है, हमारे सेंट्रल लेवल पे। और स्टेट लेवल पे वो पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है। हालांकि ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है, मतलब कि वो सोलली अपने बिहाफ पे उसको पास नहीं करते हैं। ठीक है, कैबिनेट के साथ कंसर्न करने के बाद फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। ठीक है, अगर पार्लियामेंट चाहती है कि उसको कंटिन्यू करना है, तो पार्लियामेंट जब भी सेशन में आएगी तो वो क्या है? उस लॉ को पास कर देती है। ठीक है, फिर वो लॉ कंटिन्यूटी में रहता है। लेकिन अगर नहीं चाहती है उसको पास करना, तो फिर क्या है? उसको स्टैट्यूटरी मतलब नहीं बनाती है, यानी पार्लियामेंट में पास नहीं करती है, तो फिर वो क्या है? अपने आप उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं टेम्परेरी लॉज। उसके बाद है बाय लॉज। बाय लॉज क्या होते हैं? जो कि लोअर लेजिस्लेचर्स पास करते हैं, जैसे कि पंचायत हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, ये अपने मान लो रीजन के लिए कोई लॉ बनाती हैं, तो उसको बाय लॉज बोलते हैं। ठीक है, तो जिनको क्या है? पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटीज जो यानी कि लोअर लेजिस्लेचर्स पास करते हैं, उनको बाय लॉज बोलते हैं। आफ्टर दैट कुछ जुडिशियल भी होते हैं। जुडिशियल यानी कि जो जुडिशरी है वो क्या है? कि जैसे कि राइट टू प्रिवेसी। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग वो हमारा क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो ये कैसे निकला? ये क्या है? एक जुडिशडिक्शन था। ठीक है, जिससे क्या है? हमें ये राइट मिला। तो वो जुडिशियल भी हमारे क्या है? लॉज में आते हैं। उसके बाद कुछ पर्सनल लॉज भी होते हैं। पर्सनल लॉज जो कि क्या है?
जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, ठीक है, या फिर इनहेरिटेंस लॉज होते हैं। तो इनको क्या है कि कोई स्टेट ने पास नहीं किया है, किसी लेजिस्लेचर ने पास नहीं किया है, ठीक है, ये क्या है नॉन स्टेट एक्टर्स ने पास किए हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या है कि फॉलो हो रहे हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं पर्सनल लॉज। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल लॉज भी हैं जो कि हमारी कंट्री में फॉलो होते हैं, ठीक है। तो ये सारे लॉज हमारी कंट्री में फॉलो होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा कि सबसे सुप्रीम कौन सा लॉ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो ये जितने भी लॉज अब तक बने हैं या आगे चल के बनेंगे, वो सभी क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे, ना कि उसके साथ कंफ्लिक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा जो हमारे लॉज। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही क्यों है, ठीक है। बाकी जो लॉज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही कंफर्म करने की क्या जरूरत है। तो इसका क्या कोज है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड क्यों है, क्योंकि इसके पास एक स्पेशल लीगल सैंक्टिटी है। स्पेशल लीगल सैंक्टिटी क्या मतलब हुआ स्पेशल लीगल सैंक्टिटी का? मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको किसने, उसका ओनर कौन है, ओन कौन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को? हम करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हालांकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता हैं वो कौन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल ओनर है, ठीक है, वो कौन है, हम है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम ही से क्या है, हमारा संविधान है। तो इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है, इसी वजह से ये क्या है, एक स्पेशल लीगल सेंटिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। इसीलिए ये क्या है, सुप्रीम लॉ है किसका, हमारी लैंड का, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम हमारे इस खूबसूरत से डॉक्यूमेंट के फीचर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट का मतलब क्या होता है, वो फीचर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से अलग बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, दैट इज फर्स्ट वन इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका? इसमें आप दो टर्म्स देख सकते हैं, एक है लेंथीएस्ट और एक है रिटन, ठीक है। अब इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो रिटन। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन तो रिटन ही होते हैं, तो हमने रिटन वर्ड लिखा ही क्यों है? तो नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक होते हैं अनरिटन। एक होते हैं रिटन एंड सेकंड वन इज अनरिटन, ठीक है। तो क्या फर्क होता है इन दोनों में, ठीक है। तो रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, जो इसके प्रोविजंस होते हैं वो क्या होते हैं, कोडिफाइड इन अ सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट। ये होता है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो उससे पहले हम अब अनरिटन को समझते हैं। अब हम इसको बाद में देखेंगे कि कोडिफाइड का क्या मतलब है यहाँ पे और सिंगल डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या फिर यूके का कॉन्स्टिट्यूशन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये अनरिटन है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये लिखा ही नहीं हुआ? डू यू थिंक कि ये लिखा ही नहीं हुआ? ऐसा नहीं है, ये लिखा तो हुआ है, लेकिन एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं लिखा हुआ। क्या मतलब हुआ इसका, कि मान लो आज कोई पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ, कल को कोई और एक्ट पास हुआ, फिर कोई और एक्ट पास हुआ, उनको एक ही जगह पे नहीं रखा है, वो एक्ट्स की फाइल क्या है, अलग अलग है, ठीक है। जब भी कभी उनसे रिलेटेड कोई भी टॉपिक होगा, कभी मैटर होगा, तो हम उन्हीं में देख लेंगे कि क्या क्या पहले प्रोसीजर फॉलो किया गया था, ठीक है। यानी कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है, उसकी अलग अलग फाइल्स है, और वो क्या है टाइम के साथ साथ क्या है इवोल्व होता जा रहा है, ठीक है। उसको किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं रखा गया है उसके प्रोविजंस को। तो इसीलिए हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, कोडिफाइड इन अ सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट। अब हम समझते हैं कि कोडिफाइड का मतलब क्या होता है।
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और एग्जांपल है यूएसए का। ठीक है, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी क्या है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टर्म कोडिफाइड। ठीक है, कोडिफाई का मतलब क्या हुआ, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है करंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 25 पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स में 470 आर्टिकल्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। अब आप सोचे होंगे कि ये क्या नई टर्म्स आ गई हैं, पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स। तो जैसे हम कोई भी बुक पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें क्या होती है, यूनिट्स होती हैं। फिर उन यूनिट्स के क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। फिर उन चैप्टर्स में क्या है, हम टॉपिक्स, सब टॉपिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, उनमें कुछ टेबल्स भी होती हैं। इसी तरीके से जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है, इसमें क्या है, उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने, 25 पार्ट्स में। ठीक है, फिर उन पार्ट्स में क्या है, चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स के अंदर क्या मेंशन्ड है, आर्टिकल्स मेंशन्ड है। कितने आर्टिकल्स हैं, 470 आर्टिकल्स हैं। और जो टेबल्स हैं, टेबल्स जैसे कि नेम्स हैं, डिफरेंट जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके नेम्स हैं। ठीक है, जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उनकी। ठीक है, या फिर क्या है कि राज्यसभा की जो सीट्स हैं, कौन सी स्टेट को कितनी अलॉट हुई हैं, या फिर ओथ्स एंड एफर्मेशंस हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो टॉपिक्स हैं यूनियन लिस्ट के, स्टेट लिस्ट के, कंकरेंट लिस्ट के, वो सारे। तो वो सारे क्या हैं, अलग अलग टेबल्स उनकी हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में मेंशन है। तो उनको 12 शेड्यूल्स है हमारे। ठीक है, और एक हमारा क्या है, प्रियम्बल है। ठीक है, तो इन सभी को हमने क्या है, कोडिफाई किया है। कोडिफाई का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अब मैंने बोला कि 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है, पार्ट 1, ठीक है, वो क्या बताता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इसका क्या मतलब हुआ कि जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या बताता है कि जो हमारा इंडिया है, दैट इज भारत। ठीक है, तो हमारे जो कंट्री का नेम है वो भी हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट ही आर्टिकल जो है उसके अंदर बताया गया है इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, वो क्या है, एक यूनियन है। ठीक है, और उसकी क्या है, टेरिटरीज है। फिर अब इन टेरिटरीज में क्या, कौन रहेगा, लोग रहेंगे। ठीक है, वो जो लोग रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सिटीजन बोलेंगे। क्या क्राइटेरिया है एक सिटीजन होने का, तो वो बताया गया है पार्ट 2 में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप बोलते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट अब जो ये सिटीजन हैं, ठीक है, उनके कुछ राइट्स होंगे। तो उन राइट्स के बारे में क्या बताया है, पार्ट 3 में बताया गया है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब ये फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके बाद जो स्टेट है वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी, ताकि जो सोसाइटी है हमारी, उसको वेलफेयर सोसाइटी बनाया जा सके। ठीक है, तो उसको हम डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद इसी की क्या है, एक पार्ट हमने एक और ऐड किया था, पार्ट 4A, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में। ठीक है, जिसमें हमने क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की थी, कि जो सिटीजन हैं उनके राइट्स तो हमने बता दिए, अब उनकी कुछ क्या है, ड्यूटीज भी हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, जिसमें किसके बारे में बताया गया है कि जो अब ये यूनियन है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है, वहां के जुडिशरी के बारे में बताया गया है, यानी कि यूनियन या फिर सेंटर के बारे में। उसके बाद पार्ट 6 है, उसमें स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया। तो इसी तरीके से जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनमें क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारी जो कंट्री है, ठीक है, उसमें किस किस तरीके से क्या कुछ होगा, वो सारा कुछ मेंशन्ड है, बहुत ही अच्छे तरीके से कोडिफाई करके। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, बिकॉज इसमें क्या है, कोडिफाइड तरीके से एक सिंगल डॉक्यूमेंट में हमने सारे प्रोविजंस क्या है, लिखे हैं, और वो क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस का। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद आप देख रहे होंगे उसके आगे एक और वर्ड लिखा हुआ, दैट इज लेंदीएस्ट। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनमें से सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, क्यों है भाई, लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है हमारा। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि कितने आर्टिकल्स हैं हमारे, 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। जब इसको अडॉप्ट किया गया था, कब अडॉप्ट किया गया था, जैसा कि हमें प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, उस टाइम पे हमारे पास क्या क्या था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल था। ठीक है, 22 पार्ट्स थे, जिसमें क्या है, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, तो यानी कि उस टाइम पे भी ये क्या है, काफी लेंदी था। तो रीजंस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे लेंदी होने के, तो आपने वो एक कहावत सुनी होगी कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कि हमारी जो कंट्री है उसमें डाइवर्सिटी ही इतनी ज्यादा है।
ठीक है। अब वो डाइवर्सिटी किसी एक ही तरह की नहीं है, वो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है, वो रिलीजियस डाइवर्सिटी है, वो कल्चरल डाइवर्सिटी है, वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, वो इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी है। यानी कि हर तरह की डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, हर तरह के लोग हमें हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं। ठीक है। ज्योग्राफिकल एरिया हमारा डिफरेंट डिफरेंट है, कहीं पे क्या है कोस्टल प्लेन्स हैं, कहीं पे डिजर्ट्स हैं, कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, ठीक है, कहीं पे प्लेटूज हैं। तो यानी कि हर तरह का एरिया है हमारी कंट्री में, और वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट है, अलग अलग तरह के लोग हैं, सभी के इंटरेस्ट भी अलग अलग हैं। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है, हमारे जो बिलीफ्स हैं, हमारे जो एस्पिरेशंस हैं, उनको क्या करता है, फुलफिल करता है। तो अब देखो जिस कंट्री की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि इतने सारे लोग जहां पे रहते हैं, और सभी क्या है, सभी के इंटरेस्ट अलग अलग हैं, उनके बिलीफ्स को, एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए अब क्या होगा, बहुत सारे क्या है हमें ध्यान रखना होगा, और प्रोविजंस हमने सभी के इंटरेस्ट को देख के फिर हमने इसके अंदर ऐड किए। ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, बल्कि है। ठीक है। तो डाइवर्सिटी की वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही लेंदी है। सेकेंड जो इसका हम रीजन बोल सकते हैं, दैट इज हिस्टोरिकल रीजन हम कह सकते हैं, कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे पहले 1935 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया था, दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। उससे पहले हम ये लिख लेते हैं कि फर्स्ट रीजन जो हमारा है, दैट इज डाइवर्सिटी। अब वो डाइवर्सिटी हर तरह की है, ठीक है, नॉट ओनली ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रीजन। इस हिस्टोरिकल रीजन में हम क्या देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ये एक्ट था, इसमें क्या है, हमारे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे प्रोविजंस थे। तो हमने बहुत सारे प्रोविजंस इस एक्ट से लिए हैं, और ये एक्ट अपने आप ही, दिस एक्ट इटसेल्फ वाज वेरी बल्की। ठीक है। ये खुद ही बहुत बल्की था। हमने इसमें से कुछ प्रोविजंस, अबाउट 250 प्रोविजंस हमने यहाँ से लिए हैं। ठीक है। तो इसी वजह से, इस हिस्टोरिकल रीजन की वजह से भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी बल्की है। ठीक है। उसके बाद सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एज वेल एज स्टेट। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यूएसए है। ठीक है। अब यूएसए में क्या है, यूएसए क्या है, एक फेडरेशन है। फेडरेशन यानी कि कई सारी स्टेट्स, अबाउट 50 स्टेट्स, ठीक है, उन्होंने मिलके क्या है, एक ग्रुप बना लिया, जिसको हम फेडरेशन बोलते हैं, जिसको हम यूएसए के नाम से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। अब ये जो 50 स्टेट्स है ना, इन सभी स्टेट्स के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। हर स्टेट का, यानी कि 50 स्टेट्स हैं तो 50 कॉन्स्टिट्यूशन है इनके। ठीक है। तो 50 स्टेट्स के तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है ही, फिर सभी को मिला के जो एक फेडरेशन बना, यानी कि यूएसए, उसका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि हर जो इंसान है, किसी एक स्टेट में रह रहा है, वो दो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने राइट्स को उसको मिल रहे हैं। ठीक है। एक उसके स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से, और एक जो पूरा फेडरेशन का, यानी कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से। ठीक है। तो यानी कि हर स्टेट का और पूरी फेडरेशन का, यानी कि दो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके। तो जो यूएसए है, ओरिजिनली इसमें सिर्फ कितने आर्टिकल्स थे, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में 7 आर्टिकल्स थे। ठीक है। यूएसए के मैंने बोला है, ठीक है, मैंने किसी स्टेट के बारे में नहीं बोला। यूएसए यानी जो फेडरेशन है, उसके 7 ही आर्टिकल्स थे जब अडोप्ट किया गया था। ठीक है। लेकिन हमारी कंट्री में क्या 2 कॉन्स्टिट्यूशन है। इफ आई बिलोंग टू हरियाणा, तो क्या मतलब ये कि मेरे पास क्या है, कि हरियाणा का एक अलग संविधान है और इंडिया का अलग संविधान है, मैं दोनों को, मेरे को दोनों में से राइट्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ही है, वो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। 2019 से पहले, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के पास क्या है, एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है। अलग से वो अपने राइट्स एंजॉय करते थे, लेकिन इन 2019 इन अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक है, उसको एब्रिज कर दिया गया, आर्टिकल 370 को एब्रिज कर दिया गया, और फिर उसके बाद एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है। तो अब उनके पास भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब चाहे हमारी कोई भी स्टेट है, कोई भी यूनियन टेरिटरी है, सभी के पास एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी के पास सेम राइट्स है। ठीक है। तो यानी अब सेंटर और स्टेट, तो अब दोनों के बारे में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखना है। ठीक है। सेंटर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी लिखना है, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी लिखना है। कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जिनको थोड़े बहुत स्पेशल प्रोविजंस भी देने हैं हमने। ठीक है। तो वो सब मेंशन्ड है किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, लेंदी है। ठीक है। उसके बाद एक रीजन है कि लीगल ल्यूमिनरीज। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे,
ज्यादातर वो क्या थे, हाईली एजुकेटेड स्कॉलर्स थे, ठीक है, जो कि लीगल ल्यूमिनरीज थे काफी। तो उनको क्या है कि उन्होंने ज्यादातर जो लैंग्वेज है वो भी कौन सी यूज की है, लीगल लैंग्वेज, लो वाली लैंग्वेज यूज की है, ठीक है, जो कि क्या है कि काफी टफ भी है। अगर हम खुद से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने लग जाएं तो बहुत बार तो हमें नहीं समझ में आएगा, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम उसको नहीं समझ पाएंगे, बिकॉज लैंग्वेज इज वेरी टफ, लीगल लैंग्वेज उसमें यूज की गई है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा क्या है कि हर चीज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। जैसे कि मान लो कि ऐसा नहीं है कि सिंपल कि हाँ हमारा एक प्रेसिडेंट होगा, तो बस ठीक है लिख दिया, एक प्रोविजन एक आर्टिकल में लिख दिया कि हमारा एक प्रेसिडेंट होगा, इतना नहीं है। उसमें ये भी बताया गया है कि उनको इलेक्ट कैसे किया जाएगा, ठीक है, पूरा प्रोसीजर बताया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद उनके पास क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि अगर उनको इम्पीच करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो यानी कि हर चीज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सब कुछ क्या है बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इस वजह से भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, लेंदी है, ठीक है। तो इसमें कोई वो बात नहीं है, ठीक है। अब इतना कुछ अगर हम किसी डॉक्यूमेंट में लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इतने सारे लोगों के इंटरेस्ट को ये फुलफिल करता है, उनके भी इंटरेस्ट को फुलफिल करता है जो इसमें बिलीव नहीं करते, ठीक है। ये हमारे फॉर्मर जो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी, उनकी स्टेटमेंट भी है। ही स्टेटेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इवन वर्क्स फॉर दोज हु डोंट बिलीव इन इट, ठीक है। तो ये उनके लिए भी काम करता है जो क्या है इसमें बिलीव नहीं करते। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द फर्स्ट सेलिएंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर दैट वी हैव सेकंड सेलिएंट फीचर, दैट इज बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, आर कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब, हमने उधार लिया किसी से? नहीं। इसका मतलब है कि जो इसके प्रोविजंस हैं वो हमने क्या है कि हमने बहुत सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे उस टाइम के, ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने उस सभी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, ठीक है। जहां जहां से उनको अच्छी चीजें मिली उन्होंने क्या है वो अडॉप्ट कर ली हमारे लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे सिटीजन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है हम भी ऐसे ही करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा कैरेक्टर बहुत ही अच्छा हो। अपने कैरेक्टर को अच्छा बिल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने आसपास लोगों को देखते हैं, जहां से भी हमें अच्छी चीजें सीखने को मिलती है हम उनको अडॉप्ट करते हैं। जहां पे हमें लगता है कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं अडॉप्ट करनी है, इसमें कुछ सुधार लाना है, ठीक है, तो मैंने क्या है उसमें कुछ चेंजेस करके अपने लिए अब उनको अडॉप्ट कर लिया, ताकि मैं अपने कैरेक्टर को सबसे अच्छा बना सकूं। तो इसी तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने भी क्या किया था कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे उस टाइम पे, ठीक है, उनको क्या है रेंसेक किया था। ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की स्टेटमेंट भी है, ठीक है, दैट वी रेंसेक्ड ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम, ठीक है। तो यानी कि सभी कॉन्स्टिट्यूशंस को खंगाल लिया अच्छे से कि क्या चीज हम अच्छी इसमें से ले सकते हैं, हमारे सिटीजन के लिए क्या चीज सही है, किस चीज को ऐसे कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, किस चीज में हम चेंजेस लाके अपने लिए अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे से पहले बन गए थे 100 साल पहले, ठीक है। तो अब हम क्या है, और ऐसा भी नहीं है कि ये वैल्यूज क्या हैं कि किसी का सोल राइट हो गया इन पे, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये हमने फ्रांस से अडॉप्ट किया है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सोल राइट इसका फ्रांस पे ही हो गया, फ्रांस का ही हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, जैसे कि सच बोलना, ठीक है, ये यूनिवर्सल वैल्यू है, ठीक है। मैंने सीखा, किसी से सीखा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो क्या है उस चीज का क्या है कि उनका सोल राइट हो गया कि हाँ ये हमारी वैल्यू है, ऐसा नहीं है। ये यूनिवर्सल वैल्यूज है जो कि सभी के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। तो फिर भी हम इसको क्या है बोरोड, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। एंड हम क्या है इसको अडॉप्ट करते हैं इस चीज से, तो हम इस चीज से हमें कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि यूएसए है, ठीक है, यूएसए से हमने क्या अडॉप्ट किए हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से हमने क्या, जैसे कि कैबिनेट गवर्नमेंट, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, ये हमने ब्रिटिश से लिया है, ठीक है। डीपीएसपी है, जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से लिए हैं हमने डीपीएसपी, ठीक है, इन्होंने स्पेनिश से ली थी। और ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस जब लगेंगे उस टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो उनको खत्म कर दिया जाता है, तो वो हमने कहाँ से लिया है, वो जर्मनी से लिया है, ठीक है। जो 1935 एक्ट है वहां से हमने क्या लिया है, फेडरल स्टेट,
ठीक है। फेडरल स्टेट का आइडिया हमने 1935 एक्ट से लिया है, गवर्नर्स होंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस होंगे। तो ये सारे जो चीजें हैं ये हमने क्या है अडोप्ट की हैं किसी और कॉन्स्टिट्यूशन से, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और उनको क्या है हमने या तो ऐसे कैसे या फिर कुछ चेंजेस के साथ जो कि हमारे लिए हमारे सिटीजन के लिए सही है उनको वैसे हमने अडोप्ट किया है। तो इसीलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप क्या मतलब? अभी अभी जैसे कि हमने पढ़ा, ठीक है, जब हमने जैसे कि हमने पढ़ा कि जो यूएसए है उसमें क्या है कि स्टेट्स हैं उनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है और यूएसए का क्या है एक पूरे फेडरेशन का एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी तरीके से वहां पे सिटीजनशिप भी क्या है ड्यूअल सिटीजनशिप है कि ये यूएसए है, यहाँ पे इसकी स्टेट्स हैं, तो जो भी कोई भी रेजिडेंट ठीक है यहाँ पे रह रहा है उसके पास दो क्या है सिटीजनशिप है। एक तो उसके पास उसकी स्टेट की सिटीजनशिप है और एक उसके पास क्या है यूएसए की सिटीजनशिप है, तो उसके पास क्या है दो सिटीजनशिप है, ठीक है। तो लेकिन हमारी कंट्री जो है हमारे जो हम हैं हमारे पास एक ही सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं ठीक है हम वहां की भी सिटीजनशिप है हमारे पास, ठीक है, और जो हमारा पूरा इंडिया है वहां की भी सिटीजनशिप है। तो आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, हम हमारी कंट्री के सिटीजन हैं, ठीक है। तो सिटीजनशिप हमारे पास किसकी है? हमारी कंट्री की सिटीजनशिप है, हमारे पास इंडिविजुअली किसी स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। सभी स्टेट्स के सिटीजन क्या है बराबर है और सभी के पास क्या है सिंगल सिटीजनशिप है, और वो कौन सी सिटीजनशिप है? हमारी पूरे इंडिया की सिटीजनशिप है, ठीक है। तो हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है। उसके बाद नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें मेंशन है, ठीक है। तो इनके बारे में अब हम थोड़ा जान लेते हैं। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास 7 थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को रिपील कर दिया गया था और उसको फंडामेंटल की बजाय लीगल राइट्स बना दिया गया था। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। तो अब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक, ठीक है, थोड़ा बहुत ही पढ़ेंगे। बाकी जब हम फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम उनको ज्यादा इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट अस स्टडी अबाउट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। तो क्या बताया है मैंने कि कौन से पार्ट में है? ये पार्ट 3, ठीक है, आर्टिकल 12 to 35, ठीक है। इसमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो मेंशन है, ठीक है। कितने हैं हमारे पास फंडामेंटल राइट्स? तो 6 हैं। फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18, right to freedom, article 19 to 22, right against exploitation, that is article 23 and 24, right to freedom of religion, आर्टिकल 25 to 28। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सॉरी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, educational rights 29 and 30, and sixth one is right to cultural constitutional remedies,
दैट इज आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 31 क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको रिपील कर दिया गया था इन 1978 बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसे कि पहला जो है वो है हमारा राइट टू इक्वालिटी। अब जो राइट टू इक्वालिटी है हमारा, वो दो चीजों के बारे में बोलता है। ठीक है, उसके अंदर दो चीजें मेंशन्ड हैं। एक तो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड सेकंड वन इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या मतलब है इन दोनों चीजों का? ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स का। जो फर्स्ट वाला है, ये थोड़ा इसको नेगेटिव कंसेप्ट भी बोलते हैं, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जो सेकंड वाला है उसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। ठीक है, और इसको पॉजिटिव कंसेप्ट बोलते हैं। जो फर्स्ट है ये रूल ऑफ लॉ के बारे में बोलता है। क्या मतलब है इसका? कि नो मैटर कि आपका स्टेटस क्या है, पोजीशन क्या है, ठीक है, आपका रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास, सेक्स क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ की नजर में आप सब बराबर हैं। ठीक है, आपके पास कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है। ठीक है, आपके वो क्या है? इक्वालिटी है बिफोर लॉ। ठीक है, तो लॉ की नजर में सभी बराबर हैं, ये वाला कंसेप्ट बोलता है। ठीक है, और मान लो कोई भी क्राइम अगर आप कर देते हैं तो आप सभी के ऊपर सेम लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, हालांकि इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर्स के लिए, तो वो उनको हम अभी के लिए डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, और सेकंड जो कंसेप्ट है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा कि इस कंसेप्ट का क्या मतलब है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इधर देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब है? मान लीजिए कि हमारे पास ये क्या है? एक ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पे कोई गेम हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक वॉल लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे इधर क्या है कि तीन लोग खड़े हैं। ठीक है, और वो क्या है? अंदर देखना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या है? वो नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, इस वॉल की वजह से। अब आप में से ये नहीं कह देना कोई भी कि अंदर जाके देख लें। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो जिससे मैं आपको ये चीज समझाना चाह रही हूँ, ये कंसेप्ट को। ठीक है, तो हमने क्या किया? अब ये तीनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, हमने तीनों को क्या है? एक एक सीढ़ी प्रोवाइड करा दी सेम हाइट की। ठीक है, इससे क्या है? अब ये तीनों क्या है? देख पा रहे हैं इसको। ठीक है, ये है इक्वालिटी। हमने सभी के साथ क्या है? इक्वल बिहेव किया, किसी के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया हमने। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इक्वालिटी। ठीक है, अब मान लीजिए इन तीनों में से, इन तीनों का हाइट डिफरेंस है। मान लीजिए एक सबसे लंबा है, ठीक है, एक उससे कम है, और एक सबसे छोटा है। ठीक है, हमने फिर भी कह दिया कि तीनों को एक एक सीढ़ी सेम हाइट की हमने प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अब ये तो देख पा रहा है। ठीक है, बाकी इनको हेल्प मिल गई इससे। ठीक है, वो देख पा रहे हैं अंदर। ना ही तो ये देख पा रहे हैं, ना ही ये देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हमने तो कह दिया भाई, हमने तो इक्वालिटी की है। ठीक है, इक्वल बिहेव किया है हमने तो सभी के साथ। ठीक है, तो क्या इन दोनों को इस चीज का फायदा हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे? हम कोशिश करेंगे, अब हम जो ये वाला है इसको हम एक और सीढ़ी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ताकि ये क्या है? इसके बराबर आ जाए। ठीक है, ये जो सबसे छोटा है हम इसको क्या है? दो सीढ़ियां प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या है? ये इन दोनों के बराबर आ जाए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? अब ये तीनों के लिए फील्ड क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है, अब वो तीनों क्या है? सेम कंडीशन में आ गए। तो ये कंसेप्ट जो है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का, इस बारे में बात करता है कि हम जो है, जो लाइक्स हैं उनको अलाइक ट्रीट किया जाना चाहिए। जो इक्वल हैं उनको, ठीक है, उनको सेम तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो लाइक नहीं है, ठीक है, जो क्या है? अनलाइक हैं, अलग हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब एक है जो क्या है? काफी बैकवर्ड है। ठीक है, एक क्या है कि काफी क्या है? एडवांस्ड है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो बैकवर्ड है उसके लिए हमें थोड़े ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, ताकि वो एडवांस्ड के बराबर आ जाए। ठीक है, उन दोनों के लिए क्या है? फील्ड सेम हो जाए। ठीक है, तो हम क्या है? इसको, जो बैकवर्ड है उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो क्या है? जो एडवांस्ड है उसके बराबर आ सके।
ठीक है। तो ये जो काम है, ये काम कौन करता है? रिजर्वेशन पॉलिसी करती है। ठीक है। तो जो हमारा जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो किस पे बेस्ड है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पे बेस्ड है। ठीक है, कि हमने उनको क्या है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करके, जैसे कि अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, विमेन हैं। ठीक है। अब ये क्या है कि इनको क्या है, हमने क्या है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हैं रिजर्वेशन के जरिए, ताकि वो क्या है, जो जनरल पब्लिक है, ठीक है, उन सभी की क्या है, बराबर आ सके, उनके सभी के लिए एक फील्ड क्या है, सेम रहे, वो अपने टैलेंट को, उनके टैलेंट को दिखाने का उनको भी मौका मिले। तो सभी के लिए सेम फील्ड तैयार करने के लिए हमने क्या है, उनको रिजर्वेशन दिया है। ठीक है। तो रिजर्वेशन का पर्पज यही है कि हम उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें ताकि वो भी अपना टैलेंट शो कर सके। ठीक है। तो जो हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी है दैट इज बेस्ड ऑन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। आफ्टर दैट, और राइट टू इक्वालिटी में, ठीक है, और भी बहुत सारे राइट्स हैं हमारे। ठीक है, जैसे कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, कि हमारे को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है बेस्ड ऑन आवर रिलीजन ओनली, ओनली बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू फ्रीडम। ये हम ब्रॉडली 6 में क्लासिफाई करते हैं, इनके अंदर भी बहुत सारे राइट्स हैं हमारे पास, कुछ इन्फर्ड राइट्स भी हैं। ठीक है, जो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, लेकिन क्या है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से उनको इन्फर किया गया है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में क्या है, हमारे पास बहुत सारी फ्रीडम्स मिलती हैं, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, कि कोई भी मैटर होता है, मान लो मैं उस पर अपने व्यूज देना चाह रही हूँ, ठीक है, तो वो मैं दे सकती हूँ। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है मेरे पास। ठीक है। जो, ठीक है, उसके बाद है कि मैं अपनी मर्जी का प्रोफेशन फॉलो कर सकती हूँ। ठीक है, तो वो भी मेरे पास क्या है, उसकी भी फ्रीडम है। मैं कहीं पे भी क्या है कि ट्रेवल कर सकती हूँ थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, मैं कहीं पे भी क्या है, सेटल हो सकती हूँ। तो ये जो सारे राइट्स हैं ये हमारे किस में आते हैं, राइट टू फ्रीडम में आते हैं। उसी में से हमारा जो आर्टिकल 21 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट टू लाइफ। ठीक है, डिग्निफाइड लाइफ हमें जो ये आर्टिकल 21 है ये उसके बारे में बोलता है। ठीक है। उसके बाद है, बाद में हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। इसमें क्या है कि जो फोर्स लेबर है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या फिर बेगार वर्किंग है, ठीक है, उन सभी के अगेंस्ट है ये। ठीक है, और जो चाइल्ड लेबर है उसके अगेंस्ट है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि इंडिविजुअल जो है वो क्या है, जिस भी रिलीजन को फॉलो करना चाहता है वो कर सकता है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिसेस को अपना सकता है। ठीक है, उसके बारे में प्रीच कर सकता है। तो उसके पास क्या है, रिलीजन की क्या है, फ्रीडम है। कोई भी रिलीजन वो अडॉप्ट कर सकता है, और वो नहीं भी करना चाहता तो वो भी उसको फ्रीडम है। ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये माइनॉरिटीज के लिए है मेजरली। ठीक है, कि जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकती हैं। ठीक है, वहां पे कुछ स्पेशल उनके पास पावर्स होती हैं। ठीक है, ये आर्टिकल काफी अभी न्यूज में भी था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अभी अभी जो कोर्ट ने अभी जो जुरिस्डिक्शन हुआ है। ठीक है। उसके बाद लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। जो ये वाला हमारा जो राइट है, ठीक है, इसको हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका। क्यों? क्योंकि ये जो राइट है ना, ये प्रोटेक्ट करता है बाकी सारे राइट्स को। अगर ये नहीं होगा तो बाकी राइट्स का कोई ज्यादा मतलब वो इतने प्रोटेक्टेड नहीं रह पाएंगे। ठीक है। तो जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ये क्या बोलता है कि मान लो कहीं पे भी आपके जो स्टेट के द्वारा आपके जो राइट्स हैं उनको वायलेट किया गया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं सीधा, डायरेक्टली। ठीक है, बिना किसी और कोर्ट में अपील किए भी। हालांकि आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है। तो तो उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास क्या है, रिट वो इशू कर सकती हैं उस टाइम पे। ठीक है, जिसने भी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है उनके खिलाफ। ठीक है, तो ये रिट्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ये इनको प्रेरोगेटिव रिट्स जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, ठीक है, तो इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए बस इतना याद रखना कि हमारी 5 रिट्स हैं जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट या हमारी हाई कोर्ट, ठीक है, दोनों क्या कर सकती हैं, इशू कर सकती हैं। ठीक है, तो लेकिन ये वाला जो राइट है सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स के केस में हम डायरेक्टली वहां पे जा सकते हैं, तो वो हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो वो आर्टिकल 32 में आता है। ठीक है, तो ये जो राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारे बाकी जितने भी राइट्स हैं उनको क्या करता है,
प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो और एक इसके बीच में एक और राइट था जो कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल 31, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको क्या है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 1978 में क्या कर दिया गया था, रिपील कर दिया गया था। फंडामेंटल राइट के बजाय उसको क्या बना दिया गया था, एक लीगल राइट बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 300 ए, ठीक है। तो आई होप कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको कुछ ब्रीफ नॉलेज हो गई होगी, आपको समझ आई होंगी चीजें। तो आई होप कि आज के लिए इतना बहुत है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, आपको कंटेंट अच्छा लगा, आपको चीजें समझ में आई, तो बने रहिए हमारे साथ चेंज मेकर्स इंस्टीट्यूट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।